फोन पर सोशल मीडिया स्क्रॉल करती रेखा को एकाएक एक जाना पहचाना चेहरा दिखाई पड़ता है। अरे, ये तो मेरी बचपन की सहेली नेहा की फोटो है। कितने साल बाद देख रही हूँ उसे। फोटो तो उसने बहुत अच्छी अच्छी लगा रखी है। कोई रिसोर्ट खोल लिया है क्या? एक मैसेज कर देती हूँ, शायद मुझे पहचान ले। रेखा बचपन की सहेली की तस्वीर देखकर खुशी से झूम उठी थी। हेलो नेहा, कैसी है तू? पहचाना? हम आर्य इंटर कॉलेज में साथ पढ़ा करते थे। रेखा ने सहेली के इनबॉक्स में मैसेज भेज दिया था और कुछ ही देर में जवाब भी आ गया। मैं अच्छी हूँ रेखा, पहचानूंगी क्यों नहीं, तो मेरी सबसे अच्छी सहेली थी स्कूल में। कैसी है, कहाँ है आजकल? एक के बाद एक मैसेज का सिलसिला चल निकला और थोड़ी देर में दोनों सहेलियों ने एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज कर लिया था। रविवार की शाम। अरे यार, उस दिन मैं ऑफिस में थी इसलिए ज्यादा बात नहीं कर पाई थी। आज रविवार है ना, आज फ्री हूँ। अब बता, कहाँ है तू, क्या चल रहा है लाइफ में? मैं दिल्ली में हूँ यार, और बस यहाँ रहने की सजा भुगत रही हूँ। क्या मतलब? सजा क्यों बोल रही है यार? मेरी छोड़, पहले तू बता, तू कहाँ है? शादी के बाद तेरा कुछ पता ही नहीं चला। निशा बता रही थी तेरी कहीं जॉब लग गई थी। हाँ, मेरी सरकारी नौकरी लग गई है और मैं आजकल उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में पोस्टेड हूँ। यहाँ पहाड़ों की लाइफ के बारे में अब मैं तुझे क्या ही बताऊं। किसी तरह मैं और मेरी फैमिली इस समय बिता रहे हैं यहाँ पर। अरे यार, बहुत लकी है तू जो पहाड़ों में साफ हवा और सुंदर एनवायरमेंट में रह रही है। हमारे बारे में सोच, यहाँ पोल्यूशन में कैसे घुट घुट कर समय बिता रहे हैं हम ही जानते हैं। मैंने सोशल मीडिया में तेरे फोटो देखे यार, कितनी खूबसूरत जगह है। हम तो मरते हैं ऐसी जगह पर जाने के लिए, और तू देख, तू तो परमानेंटली ऐसी जगह पर पोस्टेड हो गई है। कितना मजा आता होगा ना तुझे ठंडे ठंडे पहाड़ पर नेचुरल एनवायरनमेंट में रहने में। यहाँ तो साल के 10 महीने गर्मी पड़ती है। तू कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रही है, ऐसा भी कुछ खास नहीं है। हाँ, खास तो है, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि तुझे जो मिला है ना, तू उसकी कदर नहीं कर रही है। कोई मुझे जाकर कह दे मैं ऐसी जगह पर जाकर रह लूं, मैं तो खुशी से पागल हो जाऊंगी। तो ठीक है, मैं तुझे इनवाइट कर रही हूँ, तो ऐसा कर, आ जा यहाँ पर पहाड़ों के देसी माहौल का मजा लेने के लिए। अगर तुझे वाकई में ऐसा माहौल इतना पसंद है तो फिर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आर यू श्योर? अरे भाई, एकदम 100% श्योर हूँ। तो बस तैयारी कर ले। मैं भी कितने समय से अपनी किसी भी दोस्त से मिली नहीं, इसी बहाने थोड़ा मिलना जुलना हो जाएगा, साथ में समय बिताएंगे, बहुत मजा आएगा। आजा। नेहा की बात सुनकर रेखा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। एक तो बरसों पुरानी बिछड़ी दोस्त मिल गई थी और ऊपर से पहाड़ों के खूबसूरत वातावरण में रहने को मिलेगा, ये सोचकर रेखा को तो गुदगुदी हो रही थी। फटाफट से सारा सामान पैक करने के बाद रेखा अपने दोनों बच्चों और पति के साथ नेहा से मिलने के लिए उत्तराखंड की तरफ निकल जाती है। मम्मा, ये कहाँ जा रहे हैं हम? पहाड़ की चोटी पर गाड़ी आगे भागती जा रही है। मुझे तो लग रहा है इधर कोई रहता ही नहीं होगा, बस पेड़ पौधे और चट्टान नजर आ रही है, इंसान तो कहीं नहीं दिख रहे। अरे बेटा, थोड़ा वेट करना, ये शहर थोड़ी ना हर जगह बिल्डिंग नजर आएंगे। पहाड़ है, यहाँ आबादी कम ही होती है। रुकमापुर गांव पहुंचते पहुंचते शाम हो गई थी और रेखा के साथ साथ उसके बच्चे भी थक कर चूर हो गए थे। मम्मा, यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड है, मेरे तो हाथ पैर एकदम सुन पड़ गए। अब मासी से कहकर हीटर जलवा दो ना। बेटा, हीटर तो नहीं चल पाएगा। वो क्या है ना, आज शाम को ही यहाँ के खंभे का तार टूट गया। अब शायद कई दिन लाइट नहीं आएगी। यहाँ पहाड़ों में बिजली की सप्लाई पहुंचना वैसे ही बहुत मुश्किल काम है, उस पर भी तार टूटकर गहरी खाई में गिर गया। कई दिन लग जाएंगे सब नॉर्मल होने में। अरे लेकिन तब तक बिजली के बिना काम कैसे चलेगा? तूने इन्वर्टर वगैरह नहीं रखा हुआ? यहाँ इन्वर्टर कामयाब नहीं है, उतनी देर भी बिजली नहीं मिल पाती कि इन्वर्टर सही ढंग से चार्ज हो पाए, इसीलिए हटा दिया। बस धीरे धीरे ऐसे रहने की आदत हो जाती है। अच्छा, ऐसा करते हैं, हम सब ना आज रात को बाहर बोन फायर करते हैं, मजा आ जाएगा। चारों तरफ पहाड़, ये हाड़ कंपाती ठंड और बीच में जलती हुई आग की लपटें। वाओ, सो एक्साइटिंग। फिल्मों की दुनिया से बाहर निकलो मेरी प्यारी रेखा मैडम। तुम किसी रिसोर्ट में घूमने नहीं आई हो। जंगल है चारों तरफ, और गांव में मकान देख रहे हो कितनी दूर दूर बने हुए हैं। रात में यहाँ पर जंगली जानवरों का भी खतरा रहता है, इसलिए समझदारी यही होगी कि अंधेरा होने के बाद हम सब घर के अंदर रहे। क्या बात कर रही है यार? कह दे तू झूठ बोल रही है, छेड़ रही है ना मुझे। ऐसे कैसे तेरे घर के बाहर जंगली जानवर आ जाएगा? कोई मजाक है क्या? अरे भाई, मैं मजाक क्यों करूंगी? थोड़ी देर वेट कर, जैसे आधी रात होगी ना, तुझे अपने आप जानवरों की आवाज सुनाई देना शुरू हो जाएंगे, फिर तुझे यकीन हो जाएगा।
जैसा नेहा ने कहा था ठीक वैसा ही हुआ। रात के 11:30 बजे के बाद अचानक ही आसपास से जंगली कुत्तों और सियारों के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। मम्मा, अब मैं हिल स्टेशन घुमाने लाई थी या जंगल सफारी दिखाने। ऐसा लग रहा है दरवाजे के बाहर ही जंगली जानवर खड़े होकर हमारा इंतजार कर रहे हैं। अगर वो पीछे के आंगन से अंदर आ गए तो। ऊपर से वॉशरूम भी उधर बाहर की तरफ बना है। अरे बेटा घबराओ नहीं, वॉशरूम घर की बाउंड्री के अंदर है और जंगली जानवर अंदर नहीं आ सकते। वैसे तो वो गांव के अंदर भी आमतौर पर नहीं आते, लेकिन कभी कभी तेंदुआ, सियार, भेड़िया वगैरह यहाँ आसपास दिख जाते, इसलिए बच्चों को खास तौर से सावधान रहने के लिए कहा जाता है। अब नेहा की बात सुनकर शहर से आए रेखा के पूरे परिवार की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। अरे यार, तूने पहले बताया क्यों नहीं? तू पहाड़ों में नहीं जंगल के बीचों बीच रहती है। ऐसी जगह पर घर कौन बनाता है यार? मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे तू कुछ ज्यादा ही घबरा रही है। देख, मेरे घर में भी तो मेरे बच्चे रहते ना, बस धीरे धीरे आदत हो जाती है। और तू टेंशन ना ले, कल हम सब एक वाटरफॉल देखने चलेंगे, तुझे अच्छा लगेगा। नहीं नहीं मौसी, मुझे कहीं नहीं जाना, बस बहुत घूम लिया मैंने पहाड़। मैं तो घर के अंदर ही ठीक हूँ। अरे बेटा, इतना घबराने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मेरे बेटे मन्नू और सोनू भी तो हमारे साथ चलेंगे। क्यों बच्चों, चलोगे ना? मम्मा, कितनी बार ही वही वाटरफॉल, पहाड़ और ग्रीनरी देखने जाएंगे हम लोग। हर वीकेंड पर आपका बस यही प्लान होता है। हमें वाटरफॉल नहीं देखना, हमें मूवी के लिए जाना है। यहाँ पर ढंग से नेटवर्क भी नहीं आता कि हम लोग मोबाइल या टीवी पर कुछ ढंग का देख ले। नेटवर्क भी आता जाता रहता है। ना गांव में ढंग का स्कूल है, ना कोई फैसिलिटी। पता नहीं कब आपका ट्रांसफर होगा और हमें इस पहाड़ के ठंडे गांव से छुटकारा मिलेगा। ऐसा नहीं बोलते बेटा। नेहा, क्या सच में यहाँ पर कोई वाटरफॉल है? हम लोगों को तो वहां दिल्ली में हर वीकेंड में बस बच्चों को मॉल ही ले जाना पड़ता है। मॉल घूमते हुए हम तो परेशान हो गए। इसके अलावा देखने को कुछ है ही नहीं वहां पर। हर तरफ बस ऊंची ऊंची इमारतें और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना है। बंदा कितनी शॉपिंग करेगा और कितना देखेगा ये कंक्रीट के महल। आंखें तरस गई थी मेरी ये नदियां, पहाड़ और झरने देखने को। तो फिर ठीक है, ये तय हुआ कि कल हम लोग वाटरफॉल चल रहे हैं। अगले दिन सुबह 4 बजे। रेखा, जल्दी से सबके लिए टिफिन तैयार कर देते हैं, फिर वाटरफॉल के लिए निकलेंगे। वो क्या ना, एक्चुअली वहां तक गाड़ी नहीं जाती, गाड़ी तो काफी पीछे पार्क करनी पड़ेगी। उसके बाद पहाड़ चढ़कर हमें ऊपर जाना पड़ेगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये लंच घर से पैक करके ले जाने की क्या जरूरत है? घूमने जा रहे हैं यार, खाना पीना बाहर खा लेंगे, बच्चे भी खुश हो जाएंगे। अरे बाहर तो तब खाएंगे ना जब वहां कुछ मिलेगा। जहां मैं तुम्हें लेकर जा रही हूँ ना, वो एक नेचुरल स्पॉट है। कोई टूरिस्ट वगैरह नहीं आते वहां पर, इसलिए कोई ढाबा, होटल वगैरह भी नहीं मिलेगा। चाय, नाश्ता, दोपहर का लंच हम सब बनाकर घर से ले जाएंगे। फटाफट से उठ जा, हमें सारी तैयारी करनी है। रेखा ने सहेली की बात सुनकर अपना सर पीट लिया। ऐसा पहली बार हो रहा था कि वो घर से बाहर कहीं घूमने जा रहे थे और लंच और चाय घर से पैक करके ले जाना पड़ रहा। दिल्ली में तो शहर के चप्पे चप्पे पर होटल और रेस्टोरेंट खुले हुए थे, कभी घर से कुछ भी पैक करके ले जाने की जरूरत ही महसूस नहीं हुई थी। किसी तरह अगले 2 घंटे में सब बनकर तैयार हो गया। मैंने चूल्हा जला दिया है, उस पर गर्म होने के लिए पानी रखा है, पहले मैं नहा लेती हूँ, उसके बाद तुम बच्चों को जगा दो, सब लोग नहाकर तैयार हो जाओ। अरे भाड़ में जाए तुम्हारा चूल्हा और नहाने का पानी, कभी छूट रही है मेरी। दो स्वेटर पहनने के बाद भी ठंडी कम होने का नाम नहीं ले रही है। अगर इतनी ठंड में मैंने नहा लिया ना तो यही बर्फ बनकर जम जाऊंगी मैं नहीं नहाने वाली यार, तू रेडी हो जा। तू नहा ले, ऊपर से यहाँ पर लाइट भी नहीं आती है, जो इंसान हीटर गीजर चलाकर ठंड से थोड़ा राहत पाने की कोशिश भी कर ले। वो तो है, यहाँ छोटे से गांव में बिजली और मशीनों पर ज्यादा निर्भर नहीं रह सकते। अपना ज्यादातर काम हमें खुद ही निपटाना होता है। अब तू ही देख ले, अगर मैं वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने के चक्कर में बैठी रहूं ना, तो हफ्तों तक मेरे कपड़े धुल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ज्यादातर समय मैं ऑफिस में होती हूँ और घर लौटने के बाद इस बात की कोई गारंटी नहीं कि लाइट होगी या नहीं, इसलिए पूरे परिवार के कपड़े मैं हाथ से ही धो देती हूँ। घर पर गीजर लगे जरूर है, लेकिन ज्यादातर पानी गर्म करने के लिए मुझे चूल्हा ही जलाना पड़ता है, क्योंकि लाइट का भरोसा नहीं होता ना। यहाँ गांव में पॉपुलेशन बहुत कम है, यहाँ के लोगों के पास आमदनी और रोजगार का ज्यादा साधन भी नहीं है, इसलिए बहुत महंगे और अच्छे स्कूल भी नहीं है। पहले बच्चों को सिटी के स्कूल में एडमिशन कराया था, आने जाने में रोज 1.5 से पौने 2 घंटे लग जाते थे। ऊपर से बारिश के मौसम में ये रास्ते इतने खतरनाक हो जाते हैं। परेशान होकर इस साल दोनों बच्चों को गांव के ही प्राइमरी स्कूल में एडमिशन करा दिया। जब तक यहाँ रहना, ये सारी चीज तो बर्दाश्त करनी ही पड़ेगी ना। अरे बाबा, मैं इतनी देर से बोलती जा रही हूँ, तू पता नहीं कौन सी ख्यालों में खोई हुई है। क्या हुआ, बोर कर दिया क्या तुझे? कितनी पागल हूं मैं, तू मेहमान बनकर मेरे घर आई और मैं तुझे अपने दुखड़े सुनाने बैठ गई। मैं तो बस यही सोच रही हूँ नेहा, हम शहर में रहने वाले लोगों को ये पहाड़, नदियां, झरने अच्छे तो बहुत लगते हैं।
हम अपने शहरों के प्रदूषण से बचने के लिए अक्सर कहीं ऐसी जगह जाकर रहने का सपना भी देखते हैं, लेकिन सच बात तो यह है कि शहर में मिलने वाली सुविधाओं के बिना हम 2 दिन भी नहीं गुजार सकते। हम सभी को घूमने के लिए अपनी कार चाहिए, 24 घंटा बिजली चाहिए, चमकते संगमरमर के मकान चाहिए, और सुविधाओं से लैस बाजार के बिना कहाँ हमारा गुजारा हो पाता है। लेकिन असलियत यह है कि हमारी इन्हीं सुविधाओं को बनाने के लिए ही तो सारा प्रदूषण हो रहा है। कोयला जलाकर बिजली बनती है और उसी कोयले के धुएं से प्रदूषण होता है। गाड़ियों का धुआं, हर कोने में बन रहे शॉपिंग मॉल, ये आखिर किसके लिए? अगर हम सुविधाओं के बगैर जी नहीं सकते तो फिर ये झूठ कर शहरों का कोसना बंद कर देना चाहिए। तेरे पास यहाँ गांव में आकर समझ में आया, समस्या गांव या शहरों में नहीं, हमारी सोच में है। हम सब कुछ उपभोग करना चाहते हैं। रेखा 2 दिन बाद वापस शहर लौट गई थी, लेकिन अभी उसकी अपने आसपास की चीजों को देखने की सोच बिल्कुल बदल गई थी। सविता और राखी दोनों छत पर बैठकर मटर छिल रही होती हैं। सर्दियों में खाना खाने का असली आनंद है। हरी साग सब्जियां, गोभी, मटर, इन सब से खाने का स्वाद बढ़ जाता है। चांदनी और जानवी यहाँ होती तो गाजर का हलवा जरूर बनाती। माँ जी, अब तो सर्दियाँ शुरू हो गई हैं। मैं अब कभी मटर की पूरियां तो कभी सरसों के साग बनाऊंगी, गाजर का हलवा भी बनाऊंगी। बच्चों को भी सर्दियों का खाना बहुत पसंद है। दोनों सास बहू मटर छिलने के साथ साथ बातें कर रही होती हैं। तभी सविता की दोनों बेटियां चांदनी और जानवी अपने अपने ससुराल से मायके आती हैं। दोनों सीधे छत पर पहुंचती हैं। बच्चे नानी नानी करते हुए सविता की गोद में जाकर बैठ जाते हैं। नानी नानी नानी, देखो हम आ गए। सविता दोनों बच्चों को दुलारते हुए अपनी दोनों बेटियों से कहती है। चांदनी, जानवी, तुम दोनों? क्यों माँ, क्या अब हम अपने मायके भी नहीं आ सकते? कैसी बात कर रही है चांदनी, ये तुम दोनों का मायका है। तुम्हारा जब दिल करे यहाँ आ जाओ। अभी मैं राखी से तुम दोनों के बारे में बात कर रही थी। हमने तुम्हारे दिल की बात सुन ली माँ, इसलिए चले आए। मैं जानती हूँ मैं सर्दियों में तुम्हारी तबीयत कितनी खराब हो जाती है। शादी से पहले मैं तुम्हारा कितना ख्याल रखती थी। मुझे तुम्हारी बहुत चिंता सता रही थी। तुम्हारे बारे में सोच सोच कर तो मेरा जी घबरा रहा था। भाभी भी अकेली बेचारी घर का काम करे या तुम्हारी खिदमत, इसलिए मैं तुमसे मिलने चली आई। कुछ दिन यहीं रहकर तुम्हारी सेवा करूंगी। ये बात तो है, राखी बेचारी अकेले पूरे घर को संभाले हुए है। माँ, मुझे कुछ जरूरी काम था जो यहीं हो सकता था, इसलिए मुझे मायके आना पड़ा। वरना तुम तो जानती हो मेरे ससुराल में मेरे अलावा है ही कौन। कौन सा जरूरी काम चांदनी? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? मेरी तबीयत ठीक है। सर्दियां आते ही मेरी सासू माँ के घुटनों में बहुत दर्द रहता है। माँ, हमारे घर के पास जो हड्डियों का डॉक्टर है ना, उससे घुटनों का दर्द ठीक करने वाला तेल लेने आई हूँ। याद है, उसी तेल से तुम्हें भी दर्द में आराम मिलता है। हाँ, मुझे याद है। मैं तो आज भी वही तेल लगाती हूँ। तू डॉक्टर के पास जाकर वो तेल ले लेना। जानवी, चांदनी, तुम दोनों अपने कमरे में जाकर थोड़ा आराम कर लो। मैं तुम दोनों के लिए कॉफी लेकर आती हूँ। जानवी और चांदनी दोनों अपने अपने मन में सोचती है कि यहाँ वो आराम ही तो करने आई है। हाँ भाभी, हम अपने कमरे में जा रहे हैं। दोनों बहनें अपने कमरे में जाती हैं और रजाई के अंदर घुसकर गप करने लगती है। दरअसल सर्दियां शुरू होते ही चांदनी और जानवी दोनों अपने अपने ससुराल में काम से बचने के लिए 10-15 दिन के लिए मायके चली आती है और सविता के सामने बहाने बनाती है। शाम को जब नवीन ऑफिस से घर आता है तो दोनों बहनों को देखकर खुश हो जाता है। अरे चांदनी और जानवी, तुम दोनों आई हो, क्या बात है। चांदनी, जाकर मेरे लिए चाय बना ला। तेरे हाथ की चाय पिए बहुत दिन हो गए। मैं चाय बना देती भैया, लेकिन मुझे थोड़ा बुखार सा हो रहा है। अच्छा, तू आराम कर, नवीन राखी से कहता है। राखी, चांदनी को बुखार की दवाई दे दो और सबके लिए चाय बना लाओ। मुझे लगता है ये ठंड का असर है। इसमें दवाई से ज्यादा देसी चीजें फायदा करेंगी, जैसे मेथी के लड्डू, चने और गुड़ के लड्डू। भाभी, आप देसी लड्डू घर पर नहीं बनाती? बनाती हूँ, जब घर के काम से फुर्सत मिले तब बनाती हूँ। हाँ, तो अभी कौन सा घर में बहुत सारा काम है, हमारे लिए देसी लड्डू बना दो। माँ तो पूरी सर्दियां देसी लड्डू बनाकर रखती थी। भैया, आप कल ही सारा सामान ले आना, भाभी लड्डू बना देंगी। ठीक है, मैं सारा सामान ला दूंगा। चांदनी और जानवी को देखकर ऐसा लगता है जैसे मायके आकर दोनों की लॉटरी लग गई हो। दोनों फुल आराम करने के मूड में होती हैं और बेचारी राखी उनके खिदमत में लगी होती है। दोनों बहनें कंबल के अंदर घुसकर हीटर ऑन करके बैठी होती है। चांदनी अपनी बेटी ताहा से कहती है। ताहा, जाकर मामी से कह दे कि हम दोनों का खाना यही कमरे में ला दे। ठीक है मम्मी।
ताहा रसोई में जाती है और राखी, जो कि उस समय खाना बना रही होती है, उससे कहती है, मामी, मम्मी ने कहा है कि उनका और मौसी का खाना कमरे में दे देना। ठीक है ताहा बेटी, मैं खाना कमरे में दे दूंगी, आप जाकर खेलो। ताहा बाहर जाकर बच्चों के साथ खेलने लगती है। कुछ देर के बाद राखी दोनों नंदों का खाना लेकर उनके कमरे में आती है। खाना देखकर जानवी अपना मुंह बना लेती है। क्या भाभी, सिर्फ सूखी रोटी, दाल और सब्जी? अरे कुछ पूरी पुलाव बना लेती, हम दोनों कुछ ही दिन के लिए तो आए हैं, कौन सा हम यही रह जाएंगे? ऐसी बात नहीं है जानवी, सारे बच्चों को देखना पड़ता है ना। आज नैना की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, वो मुझे छोड़ ही नहीं रही थी। मैं रात में छोले पूरी बना दूंगी। छोले के साथ भटूरे बना लेना भाभी, और जरा ताहा और लव को खाना खिला देना। दोनों नंदों को खाना उनके कमरे में देने के बाद राखी चारों बच्चों को खाना खिलाती है। चार चार छोटे बच्चे को संभालना और उन्हें खाना खिलाना राखी के लिए काफी मुश्किल हो रहा होता है, लेकिन चांदनी और जानवी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि राखी अकेले ये सब मैनेज कर रही है। दोनों बहनें जिस काम का बहाना लेकर आई थी, दोनों में से कोई उस काम के बारे में बात तक नहीं करती है। दूसरे दिन सविता नहाने जा रही होती है। जानवी बेटी, अब मेरे दोनों हाथों में भी दर्द रहने लगा है। दर्द के कारण मुझे अपने दोनों हाथ ऊपर उठाने में तकलीफ हो रही है। तू आ ही गई है तो आज मेरे बालों में शैम्पू लगा दे। जानवी, जो कि उस समय रजाई के अंदर बैठी होती है, काम से बचने के लिए बहाने बनाती है। माँ, तुम इतनी ठंड में बाल धोई क्यों रही हो? तुम्हें ठंड लग जाएगी। अब कितने दिन बालों को ना धोने तो पड़ेंगे ही ना। ठंड में 10-15 दिन बाल नहीं धोगी तो भी चलेगा। माँ जी, चलिए मैं आपके बालों में शैम्पू लगा देती हूँ। राखी सविता के बालों में शैम्पू लगाती है। इधर चारों बच्चे घर में धमा चौकड़ी मचा रहे होते हैं। घर में खूब उधम मचा लेने के बाद ताहा और लव अपनी अपनी माओ के पास जाते हैं। ताहा, तेरे कपड़े कैसे गीले हो गए? जल्दी कपड़े बदल ले, नहीं तो तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। तुम मेरे कपड़े बदल दो। ओफो ताहा, अच्छा रुक, मैं मामी से कहती हूँ। चांदनी राखी को आवाज लगाती है, भाभी, भाभी। राखी, जो कि घर में बिखरे हुए सामान समेट रही होती है, वो अपना काम छोड़कर चांदनी के पास आती है। क्या बात है चांदनी? भाभी, देखो ना कैसे ताहा के कपड़े गीले हो गए हैं। आप इसके कपड़े बदल दो और इसे दूध गर्म करके पिला देना। भाभी, दूध गर्म कर ही रही हो तो लव को भी दूध दे देना। ठीक है जानवी, तुम जरा मेरे काम में हाथ बटा देती तो मेरा काम आसान हो जाता। जानवी मन ही मन सोचती है, काम से बचने के लिए तो हम यहाँ आए हैं। लेकिन वो राखी से कहती है, अरे भाभी, रहने दो ना काम, तुम भी क्या सारा दिन काम काम करती रहती हो। आओ तुम भी हमारे साथ रजाई के अंदर बैठो। मैं रजाई में बैठ गई तो घर के सारे काम रुक जाएंगे, तुम दोनों बैठो। अब आपको काम का कीड़ा काट रहा है तो जाओ, करो काम। उसी समय घर के बाहर मूंगफली वाला जा रहा होता है। गर्म दानेदार मूंगफली ले लो, ताजी ताजी मूंगफली ले लो। भाभी, बाहर मूंगफली वाला जा रहा है, ठंड में गर्म गर्म मूंगफली खाने में बड़ा मजा आएगा। आप हमारे लिए बाहर से मूंगफली ला दो ना। ठीक है, ला देती हूँ। राखी बाहर जाकर मूंगफली खरीदती है और दोनों नंदों को लाकर देती है। चांदनी और जानवी दोनों रजाई में घुसकर मूंगफली खा रही होती है और सारे छिलके कमरे की फर्श की शोभा बढ़ा रहे होते हैं, जिसे बाद में राखी को ही साफ करना पड़ता है। और बता, तू तो अपनी सासू माँ के लिए घुटनों के दर्द वाला तेल लेने आई थी, ले लिया? तुझे तो ससुराल जल्दी जाना था ना। अरे कहाँ, मैंने क्लिनिक में फोन करके पूछा था, डॉक्टर साहब कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर गए हुए हैं, अब उनके आने का इंतजार करना होगा। वो आएंगे तभी तो तेल लेने जाऊंगी। तू बता, तू तो मम्मी की सेवा करने आई थी, लेकिन जब से आई है रजाई में पड़ी रहती है। अरे क्या बताऊं, सोचा तो था कि मम्मी की खूब सेवा करूंगी, लेकिन जब से आई हूँ तबीयत ढीली सी लग रही है, बदन टूट रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई अच्छी सी मालिश कर देता। इतना बोलकर जानवी चांदनी की ओर देखती है तो चांदनी टीवी का रिमोट ढूंढने लगती है। टीवी का रिमोट कहाँ चला गया? कहीं बच्चों ने तो इधर उधर नहीं कर दिया? जरा देख तो जानवी। खुद ही ढूंढ ले, मुझे तो नींद आ रही है। जानवी रजाई के अंदर अपना मुंह छुपाकर सो जाती है। शाम में जानवी अपने बेटे लव को डांट रही होती है। तूने अपने स्वेटर मोजे गंदे कर दिए ना। मैंने तुझे कितनी बार समझाया है कि ये इम्पोर्टेड कपड़े हैं, तेरे पापा ने बाहर से खास तेरे लिए मंगवाए थे, अब इन्हें कौन धोएगा? माँ की डांट सुनकर नन्हा लव डर जाता है और रोने लगता है। जानवी, क्यों डांट रही है उसे? याद है, तू भी तो बचपन में ऐसे ही करती थी। माँ, अब ये कपड़े कौन धोएगा? मशीन में ही तो धोने हैं, लाओ मैं धो देती हूँ। भाभी, ये कपड़े मशीन में धुले तो खराब हो जाएंगे, आप इन्हें हाथों से धो देना। भाभी,
आप लव के कपड़े धो ही रही हो तो ताहा के कपड़े भी धो देना। ठीक है। ठंड के मौसम में राखी को दोनों बच्चों के कपड़े हाथ से धोने पड़ते हैं और दोनों नंदे आराम कर रही होती हैं। दूसरे दिन सुबह सुबह, भाभी जरा एक ग्लास गर्म पानी देना, गरारे करूंगी, न जाने कैसे मेरे गले में खराश सी हो गई है। राखी एक ग्लास गर्म पानी लाकर जानवी को दे देती है। भाभी, आपने इसमें नमक और हल्दी नहीं डाला, इसमें नमक और हल्दी डालकर लाओ। राखी गर्म पानी के ग्लास में नमक और हल्दी डालकर लाती है और उसे देती है। भाभी, आज नाश्ते में क्या बना रही हो? आलू के पराठे बना रही हूँ। भाभी, मेथी के पराठे बना दो, सर्दियों में मेथी गर्म करती है। नहीं भाभी, आलू के पराठे बनाना, मेरी बेटी मेथी के पराठे नहीं खाती है, छोटी है ना, कहती है कि मम्मी मेथी बहुत कड़वी लगती है। अब बच्चे कोई चीज ना खाएं तो माँ के गले से कैसे उतर सकती है। मैं और मेरी बेटी तो आलू के पराठे ही खाएंगे। भाभी, मेरे लिए तो मेथी के पराठे ही बनाना, मुझे मेथी के पराठे खाने हैं। राखी, तुम दोनों पराठे बना दो, जिसे जो खाना होगा खा लेगा। राखी को दोनों नंदों की पसंद का अलग अलग नाश्ता बनाना पड़ता है। नाश्ता करते समय भी दोनों नंदों के 100 नखरे होते हैं। कभी भाभी ये ला दो, कभी वो ला दो, किसी को पराठे के साथ हरी चटनी चाहिए तो किसी को लाल चटनी। राखी मन ही मन सोचती है, बहुत हो गया इन दोनों का, इन दोनों ने तो हद कर दी है, इन्हें रास्ते पर लाना ही होगा। जब सभी लोग नाश्ता कर लेते हैं तो राखी अपनी दोनों नंदों से कहती है, चांदनी, जानवी, तुम दोनों जरा दिन का खाना बनाने में मेरी मदद कर दो। चांदनी, तुम दाल और सब्जी बना लो और जानवी, तुम रोटियां बना लो। क्या भाभी, दाल और सब्जी मुझसे तो नहीं बनेगी। भाभी, रोटियां कौन खाएगा? सुबह तो हमने पराठे खाए हैं, दिन में खाने के लिए आप कुकर में चावल चढ़ा दो। राखी रसोई में जाती है और कुछ हरी सब्जियां लाकर दोनों को देती है। खाना तो तुम दोनों से नहीं बनेगा, बैठी बैठी सब्जियां ही काट दो। चांदनी और जानवी को सब्जी काटनी पड़ती है, जिसके बाद राखी फटाफट दोपहर का खाना बना लेती है। उसके बाद, चांदनी, मैं घर का सामान और माँ जी की दवाइयां लाने बाजार जा रही हूँ, तुम दोनों भी मेरे साथ चलो। सारा दिन कमरे में पड़ी पड़ी क्या करोगी? नहीं भाभी, हमारा कहीं जाने का मूड नहीं है, आप हो आओ। ठीक है, बाहर नहीं जा सकती तो ऐसा करो, बच्चों को पार्क में घुमा लाओ। बाहर खिली खिली धूप निकली है, पार्क में बच्चे बहुत एंजॉय करेंगे। अब इसके लिए दोनों बहनें मना नहीं कर पाती हैं और उन्हें चारों बच्चों को लेकर पार्क में जाना पड़ता है। जब चांदनी और जानवी का राखी के दोनों बच्चों से पाला पड़ता है तो उनके पसीने छूट जाते हैं। कियान और नैना अपनी दोनों बुआओं को पार्क में खूब भगाते हैं। चांदनी बुआ, मुझे पकड़ो। नैना तेजी से दौड़ने लगती है। अब चांदनी, जिसने की साड़ी पहना होता है, उसे साड़ी में नैना के पीछे पीछे दौड़ना पड़ता है। उधर कियान जानवी को अपने साथ पार्क में लगी सीढ़ी पर चढ़ने के लिए बोलता है। कियान बेटे, मैं इस सीढ़ी पर नहीं चढ़ पाऊंगी, आप ताहा और लव के साथ खेलो ना। कियान जोर जोर से रोने लगता है। अगर आप मेरे साथ सीढ़ी पर नहीं चढ़ी तो मैं मम्मी से कह दूंगा कि आपने मुझे मारा है। नहीं, मम्मी से ऐसा मत कहना, मैं आपके साथ सीढ़ी पर चढ़ूंगी। उसके बाद आपको मुझे झूला भी झुलाना होगा। ठीक है। जानवी कियान के साथ साड़ी में सीढ़ी पर चढ़ती है। साड़ी में होने के कारण वो कई बार सीढ़ी से गिरते गिरते बचती है। उसके बाद, अब हो गया, अब सीढ़ी से उतर जाओ। ठीक है, अब आप मुझे झूला झुलाओ। जानवी उसे झूले पर बिठाती है। कियान फिर से रोने लगता है। अब क्या हुआ? मुझे इस झूले पर नहीं झूलना है। आप मुझे अपने हाथों का झूला बनाकर उस पर बिठाओ और अपने हाथों को जोर जोर से हिलाओ। जानवी को ऐसा ही करना पड़ता है। थोड़ी ही देर में उसके हाथ में तेज दर्द होने लगता है। उधर नैना लगातार चांदनी को अपने पीछे भगाए जा रही थी। चांदनी हांफने लगती है। नैना, अब मुझसे और नहीं भागा जाएगा, अब घर चलो। दोनों बहनें बच्चों को लेकर घर आती हैं, लेकिन बच्चे तो अभी और खेलने के मूड में होते हैं। घर आते ही चारों छत पर भाग जाते हैं। चांदनी, जानवी, देख, चारों बच्चे छत पर गए हैं, उनके पीछे पीछे जा, उन्हें अकेले छत पर छोड़ना ठीक नहीं है। चांदनी और जानवी को भी छत पर जाना पड़ता है, जहां उन्हें बच्चों के साथ खेलना भी पड़ता है। दोनों बहनें थककर चूर हो जाती हैं। वे किसी तरह से बच्चों को समझाकर नीचे लाती हैं। 4-4 बच्चों को संभालना आसान नहीं है। मेरा तो दम निकला जा रहा है। नैना और कियान तो बहुत शरारती हैं। चांदनी और जानवी सोफे पर बैठकर चैन की सांस ले रही होती है, लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि राखी उनका चैन और आराम सब उड़ाने का सामान लेकर आई थी। अच्छा हुआ तुम दोनों यहीं बैठी हो। मैं बाजार से 5 किलो गाजर लाई हूँ,
इन्हें कद्दूकस कर दो, बच्चे गाजर का हलवा खाने की जिद कर रहे हैं। 5 किलो गाजर का नाम सुनते ही दोनों के होश उड़ जाते हैं। 5 किलो गाजर? भाभी, 1 किलो गाजर बहुत था, आप 5 किलो गाजर क्यों लेकर आई? 1 किलो गाजर में क्या होता है? घर में 4 बच्चे हैं और फिर हम लोग भी तो हैं। राखी 5 किलो गाजर दोनों नंदों के सामने रख देती है। अब दोनों को 5 किलो गाजर कद्दूकस करना पड़ता है। दोनों पहले से ही थकी हुई थी। गाजर कद्दूकस करने के बाद उनकी हालत खराब हो जाती है। दोनों किसी तरह से दोपहर का खाना खाती है और अपने कमरे में सोने चली जाती है। तभी वहां राखी आती है। अरे, तुम दोनों सो रही हो? मैंने तो सोचा कि जानवी अपना ससुराल छोड़कर मम्मी जी की सेवा करने आई है। मैं मम्मी जी के घुटनों की दर्द वाली तेल ले आई हूँ। जानवी, लो, अपनी इच्छा पूरी कर लो। मम्मी जी के घुटनों में तेल मालिश कर दो। वो अपने कमरे में तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। ठीक है भाभी। जानवी को ना चाहते हुए भी सविता के घुटनों में तेल मालिश करना पड़ता है। चांदनी, तुम अकेली बोर हो जाओगी। आओ, मेरे साथ किचन में साथ मिलकर गाजर का हलवा बनाएंगे और खूब बातें करेंगे। जब से आई हो हमने कुछ बात की ही नहीं है। ठीक है भाभी, मैं आती हूँ। चांदनी राखी के साथ किचन में जाती है। चांदनी, जरा चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ाकर उसमें घी डाल देना, मैं तब तक बर्तन धो लेती हूँ। चांदनी ऐसा ही करती है। और बताओ चांदनी, ससुराल में सब ठीक है? तुम्हें किसी चीज की दिक्कत तो नहीं है? नहीं भाभी, वहाँ सब लोग बहुत अच्छे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा ससुराल बड़े भाग्य से मिलता है। अच्छा सुनो, घी गर्म हो गया, उसमें गाजर डाल दो और उसे भून दो। बातों बातों में राखी गाजर का हलवा चांदनी से बनवा लेती है। ओह, मुझे तो याद ही नहीं रहा। क्या याद नहीं रहा? छत पर कपड़े सूख रहे हैं, जरा तुम उठा लाओगी? शाम हो गई है, अभी कपड़े नहीं उठाए तो सारे कपड़े ओस में गीले हो जाएंगे। तुम कपड़े उठा लाओ, तब तक मैं शाम की चाय बना लाती हूँ। ठीक है भाभी। उधर चांदनी कपड़े लाने छत पर जाती है और इधर राखी अपने दाहिने हाथ की उंगलियों में पट्टी बांध लेती है। थोड़ी देर के बाद राखी एक ट्रे में सबके लिए चाय लेकर आती है। उसकी उंगलियों में पट्टी बंधा हुआ देखकर सविता उससे पूछती है, राखी बहू, ये तेरी उंगलियों को क्या हुआ? क्या बताऊं माँ जी, चाय बनाते समय सोचा सब्जियां काट कर रख लूं, सब्जियों की जगह चाकू से मेरी उंगलियां कट गई। तूने दवाई लगाई? जल्दी दवाई लगा ले। मैंने दवाई तो लगा ली है, लेकिन अब इस टेंशन में हूँ कि रात का खाना कौन बनाएगा। इसमें टेंशन की क्या बात है? चांदनी और जानवी है ना, ये दोनों मिलकर खाना बना लेंगी, तू आराम कर। ये सुनकर चांदनी और जानवी की रूह कांप जाती है। कहा वे दोनों आराम करने के लिए मायके आई थी, लेकिन यहाँ तो मामला उल्टा पड़ गया था। उनकी प्लानिंग उन पर भारी पड़ गई थी। चांदनी, जानवी, तुम दोनों रात का खाना बना लेना। हाँ माँ, हम खाना बना लेंगे। तुम दोनों रात का खाना बना ही रही हो तो बच्चों के लिए पनीर नूडल्स बना लेना। बच्चे आज पनीर नूडल्स खाने की जिद कर रहे हैं। और घर के बाकी लोगों के लिए सरसों का साग और मक्के की रोटी बना लेना। क्यों माँ जी? ठंड के मौसम में सरसों का साग गर्म रहता है, सेहत के लिए बढ़िया रहेगा। हाँ, ये दोनों तो सरसों का साग बहुत स्वाद बनाती है। आज कितने दिनों बाद चांदनी और जानवी के हाथ के बने सरसों के साग का स्वाद मिलेगा। चाय पीने के बाद दोनों बहनें रसोई में जाकर रात का खाना बनाने लगती है। खाना बनाकर जब वे सबके लिए खाना लगाती हैं, मम्मी, टोमेटो सॉस लाकर दो। मम्मी, मुझे चिली सॉस लाकर दो। अभी लाती हूँ। चांदनी बेटा, मुझे लाल मिर्च का अचार लाकर दे। सरसों के साग और मक्के की रोटी के साथ लाल मिर्च का अचार खाने से खाने का स्वाद और बढ़ जाता है। जानवी, मुझे थोड़ा आम का अचार और गुड़ लाकर दे दे। अभी लाती हूँ भैया। दोनों बहनें रसोई में जाकर कभी ये तो कभी वो लाकर सबको देती है। अगले दिन सुबह सुबह दोनों बहनें अपना अपना सामान पैक कर रही होती हैं। तुम दोनों कहाँ चल दी? भाभी, अब मुझे ससुराल जाना होगा, मायके में बहुत दिन रह ली। अभी तो तुम्हें मायके आए हुए 4 दिन हुए हैं, मायके में दिल नहीं लग रहा क्या? भाभी, मायके में किसका दिल नहीं लगेगा भला? मायका तो बेटियों की जान होती है, लेकिन ससुराल की जिम्मेदारी भी तो निभानी पड़ती है ना भाभी। राखी धीरे से मुस्कुरा देती है। चांदनी और जानवी नाश्ते के बाद अपने अपने बच्चों को लेकर अपने अपने ससुराल चली जाती है।